हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ठीक है। आज हम अमाइंस में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बेसिक स्ट्रेंथ। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बेसिक स्ट्रेंथ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ठीक है, क्योंकि जो एंट्रेंस में इस टॉपिक पे अच्छा क्वेश्चन बनता है। सो ये जो टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और बेसिक स्ट्रेंथ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इस पर क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो हमने लास्ट क्लास हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट किया और उस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने जो लास्ट रिएक्शन ली दैट इज ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। It is the very important reaction for the preparation of primary amines, and it is useful in the preparation of aliphatic primary amine as well as aromatic primary amines. Okay, so आज मैं इस चैप्टर के यानी चैप्टर आज का जो सेशन होगा, इस सेशन के एंड में आपको सेशन होने के बाद आपको जो भी इस चैप्टर के जो भी पार्ट हुए, जो भी टॉपिक्स हुए, उस पर मैं आपको क्या दूंगा, असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं उसका फर्स्ट हम उसका स्टेट एंड ऑर्डर पढ़ते हैं। ठीक है, स्टेट एंड ऑर्डर। सेकंड हम पढ़ते हैं उसकी सोल्युबिलिटी। ठीक है, सोल्युबिलिटी। और थर्ड हम पढ़ते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बेसिकली तीन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, एक स्टेट एंड ऑर्डर, दूसरा सोल्युबिलिटी और तीसरा जो रहता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीजें किस पर डिपेंड करते हैं, ये चीजें डिपेंड करते हैं फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, गैसेज जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ओके, सो इट इज डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। और जो हमारा अमाइंस है, अमाइंस, तो अमाइंस हमारा क्या क्या है, प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस। जैसे RNH2 ये है प्राइमरी अमाइंस, RNH सेकेंडरी अमाइंस एंड RNR ये टर्शियरी। So 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। तो हमें पता है कि इसमें क्या रहता है, जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर 3 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। सो देयर इज अ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो इस वजह से क्या होता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें जो अमाइंस है, अमाइंस में क्या जनरेट होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखते हैं कैसे फॉर्म होते हैं। तो RNH प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये किससे कंबाइन होगा, ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल है, सपोज यहाँ पर नाइट्रोजन, तो इससे कंबाइन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी और इधर नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर और इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन H एंड R। तो इस तरह ये क्या फॉर्म करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन
बॉन्डिंग ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा क्या रहेगा उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। तो प्राइमरी में क्या है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, प्राइमरी में क्या है 2 हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी अमाइंस की केस में क्या है एक ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड है। और टर्शियरी अमीन में तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है H बॉन्डिंग, ठीक है, H बॉन्डिंग जो है वो कहाँ पर, तो प्राइमरी में सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी में कम है और टर्शियरी में तो है ही नहीं, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H बॉन्ड, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या हो रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी डिक्रीज हो रहा है और सेकेंडरी टू टर्शियरी और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहेगा वो प्राइमरी अमाइंस में रहेगा, फिर सेकेंडरी अमाइन में उससे कम रहेगा और टर्शियरी अमाइन में तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि वहां पर क्या नहीं रहता है, वहां पर यस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहता है वो प्रेजेंट नहीं रहता है, वहां पर क्या नहीं रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं रहता है। फिर यहाँ पे कौन सा फोर्स आता है, यहाँ पे कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आता है, तो हमको पता है कि ये जो अमाइन है, अमाइन में क्या आएगा टर्शियरी में नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग आएगी, तो यहाँ पर ये 3.0 और ये नियरली 2.5 है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव, तो ये क्या फॉर्म करता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, क्या फॉर्म करता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये यहाँ पे उसमें बॉन्डिंग रहता है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ये यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कहाँ पर ज्यादा रहेगा, हाँ प्राइमरी में ज्यादा रहेगा, उसके बाद सेकेंडरी में उससे कम रहेगा और टर्शियरी में सबसे कम। यानी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्राइमरी में मोस्ट रहेगा और टर्शियरी में पुअर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन टर्शियरी एंड हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे रहेगा प्राइमरी में रहेगा। ओके, दिस इज अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा कि उसका जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होते जाएगा, हाँ मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास उसका बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाएगा वो भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टेट और ऑर्डर की बात करें तो जो लोअर मेंबर है, लोअर मेंबर, तो लोअर मेंबर क्या है, ये गैसेस है, लोअर मेंबर क्या गैसेस है, तो उसका स्मेल जो है वो कैसा आता है फिशी, फिशी स्मेल आता है, उसका कैसा ऑर्डर फिशी स्मेल आता है, ठीक है। तो लोअर मेंबर क्या है गैसेस है और उसका स्मेल जो होता है फिशी आता है, ठीक है ना। फिर मिडल मेंबर जो है, मिडल मेंबर, तो मिडल मेंबर जो रहते हैं वो कलरलेस लिक्विड रहते हैं, कलरलेस लिक्विड्स, ठीक है ना। मिडल मेंबर क्या रहते हैं कलरलेस लिक्विड्स। एंड जो हायर मेंबर रहते हैं ना, जैसे जैसे उसका मास बढ़ते जाएगा तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा तो उसका कॉम्पैक्टनेस बढ़ते जाएगा, गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड लिक्विड्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। तो हायर मेंबर्स जो रहेंगे, हायर मेंबर्स, ये हायर मेंबर्स क्या रहेंगे कलरलेस सॉलिड, कलरलेस सॉलिड्स, ओके। देखो लोअर मेंबर गैसेस विद फिशी स्मेल, मिडल मेंबर कलरलेस लिक्विड एंड हायर मेंबर्स आर कलरलेस सॉलिड्स, ओके। तो ये हो गया इसका
स्टेट एंड ऑर्डर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी सोल्युबिलिटी। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसकी सोल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो इसकी सोल्युबिलिटी कहां पर? सोल्युबिलिटी इन वाटर, सोल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में हम सोल्युबिलिटी देखेंगे। तो वाटर में सोल्युबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? NH2 है, RNH2, RNH। ठीक है, तो वाटर आपको पता ही है, H यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पर भी H ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर प्राइमरी में क्या रहेगा? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। सेकेंडरी में नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा रहेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा रहेगा तो इसमें क्या रहेगी? वाटर में इसमें सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। इसमें प्राइमरी में सोल्युबिलिटी क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। सेकेंडरी में जो सोल्युबिलिटी रहेगी वो उससे कम रहेगी, क्योंकि सेकेंडरी में कितना हाइड्रोजन है? एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी। और टर्शियरी में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लिटिल हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। कैसे? तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस साइड से होगी और इस साइड से भी होगी। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, RNH। ठीक है, तो इस साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इस साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इस साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हम अगर टर्शियरी की बात करें तो NR। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव H, इधर OH, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो उसकी वजह से उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू टर्शियरी। ठीक है, आल्सो सोल्युबिलिटी इज डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मोलर मास। जैसे मोलर मास बढ़ते जाता है तो मोलर मास यानी जैसे कार्बन चेन बढ़ते जाएगा, अलकिल ग्रुप की चेन बढ़ती जाएगी, तो उसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या रहता है? हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक रहता है, यानी वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, वाटर को अट्रैक्ट नहीं करता। तो उस वजह से हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ने से उसकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है, सो लोअर मेंबर्स आर मोर सोल्युबल इन वाटर विद इंक्रीजिंग कार्बन चेन, उसकी सोल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मोलर मास। ठीक है, विद इंक्रीजिंग मोलर मास क्या होती है? सोल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, कि दिस इज ऑल अबाउट द सोल्युबिलिटी। अभी सोल्युबिलिटी से हम जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। तो बॉइलिंग पॉइंट का भी इससे रिलेशन है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रिलेशन है सोल्युबिलिटी से और इसका रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी में हम अगर कंपेयर करें तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल ROH और RNH2 अमाइंस। ठीक है, अल्कोहल्स में जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नाइट्रोजन से क्या है? ज्यादा है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अल्कोहल्स आर, जो सोल्युबिलिटी ऑर्डर रहेगा, सोल्युबिलिटी, तो सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा रहेगी? अल्कोहल आर मोर सोल्युबल इन वाटर देन अमाइंस and which are more soluble than alkanes with comparable molar masses, with comparable masses। तो ये रहेगा solubility order। फिर boiling point, boiling point वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? boiling point डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी या फिर जितना ज्यादा उसका मोलर मास बढ़ते जाएगा, उसका उतना ही उसका ज्यादा क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वही ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर वही है। क्या हम बोल सकते हैं
कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वही ऑर्डर रहेगा प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी की सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी में सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी में कम है, फिर टर्शियरी में कम है, तो उसकी सोल्युबिलिटी का ऑर्डर भी वही रहेगा, सोल्युबिलिटी का ऑर्डर वही रहेगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो अल्कोहल अमाइंस एंड अल्केन्स में सेम ऑर्डर रहेगा। सो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा अमाइंस से और अमाइंस का ज़्यादा रहेगा अल्केन्स से, हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द solubility, boiling point and state and order of the compound। ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन करो। एक और बात, जो बॉइलिंग पॉइंट या फिर सोल्युबिलिटी की हम बात करेंगे तो अल्कोहल से ज़्यादा सोल्युबिलिटी किसकी रहेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो इससे ज़्यादा जो सोल्युबिलिटी रहेगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड से की रहेगी और बॉइलिंग पॉइंट में भी कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा। सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, हम अभी बात करेंगे उसका बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है ना, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अभी हम बेसिसिटी ऑफ अमाइंस देखेंगे। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस में जो बेसिसिटी है ये किस वजह से रहती है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहता है, इट इज द दो टाइप से हम बेसिसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक तो लेविस थ्योरी से और दूसरा लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी से। ठीक है, एक तो लेविस और दूसरा ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। तो हम बात करें ये आज का फर्स्ट और सेकंड, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अमाइंस की बेसिसिटी ये क्यों रहता है, इट इज ड्यू टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो लोन पेयर रहता है उस वजह से अमाइंस की क्या रहती है, बेसिसिटी रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो कंसेप्ट आते हैं, एक तो लेविस थ्योरी है। ठीक है, लेविस थ्योरी, तो लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो रहता है वो क्या रहता है, बेस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर जो रहते हैं वो डोनेट करता है। ठीक है, तो लोन पेयर डोनेट वाला हम एग्जांपल देख लेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल है RNR। हमने टर्शियरी अमाइन की बात करते हैं, तो टर्शियरी अमाइन क्या करता है, यहाँ पर जो BF3 है, तो BF3 क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज या फिर हम इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। और इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसको हम बोलते हैं लेविस बेस। तो ये अपना क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है। लोन पेयर डोनेट करने की वजह से ये क्या हो जाता है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो R3N यहाँ पर BF3, ठीक है, BF3, इसके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है और नाइट्रोजन पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, सो जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, उतना ज्यादा उस कंपाउंड का क्या रहेगा, उस कंपाउंड का यस बेसिसिटी उसका उतना ज्यादा रहेगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्सेप्टर। तो ये हो गया बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस, और ये हो गया इसका एसिड। ठीक है, इस वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम इसको बोलते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है,
लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कैसे करता है, हम एग्जांपल देखते हैं RNH2, ठीक है, प्राइमरी अमाइंस का एग्जांपल, और इसका रिएक्शन हम करते हैं वाटर से, H2OH, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन की, तो ये बेस हो गया और हम इसको एसिड बोलेंगे, ठीक है, एसिड। तो ये क्या करता है, एसिड डोनेट प्रोटॉन एंड बेस एक्सेप्ट द प्रोटॉन, और ये फॉर्म करता है RNH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये तो एसिड हो गया, ये बेस हो गया। तो बेस जो फॉर्म करेगा इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट। हाँ, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करेगा। बेस फॉर्म करता है कॉन्जुगेट एसिड और ये रहेगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो इसमें जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड रहेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज, जब वो प्रोटोनेटेड जो अमाइंस है, प्रोटोनेटेड अमाइन जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, जितना ज्यादा वो इस चार्ज को स्टेबलाइज करता है, या फिर हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड एसिड जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतनी ज्यादा उस अमाइंस की क्या रहेगी, बेसिसिटी, उतनी ज्यादा अमाइंस की बेसिसिटी रहेगी, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हम बेसिक स्ट्रेंथ दो चीज़ों से, दो थ्योरी के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे, एक तो लेविस थ्योरी और दूसरी लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो आता है, यानी कॉन्जुगेट जो एसिड फॉर्म होता है, वो जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी उस अमाइंस की क्या रहेगी, बेसिसिटी रहेगी। यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वो स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल रहेगा, उतना ज़्यादा उसका क्या रहेगा, बेसिक स्ट्रेंथ अमाइंस का रहेगा, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है वो हम देखते हैं। तो आप थ्योरी इसमें PDF जो है आपके पास, उसमें अगर आप पीकेबी वैल्यू देखें तो पीकेबी वैल्यू कहाँ से आती है, तो पीकेबी वैल्यू ये जो आती है केबी से। केबी क्या रहता है, केबी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट रहता है, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। जब बेस डिसोसिएट होता है, तो बेस डिसोसिएट होने के बाद जैसे हम इसका केबी की वैल्यू हम इसकी निकालेंगे, तो केबी की वैल्यू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH2, ओके। तो इससे हमें केबी की वैल्यू पता चलेगी। और पीकेबी क्या रहता है, पीकेबी इज इक्वल टू रहता है नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केबी, ठीक है। तो जितनी कम वैल्यू किसकी रहेगी, पीकेबी की रहेगी, उतनी ज्यादा उसकी उस अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। यानी जितनी ज्यादा पीकेबी की वैल्यू रहेगी उतनी कम उसकी बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है। तो हमको टेबल से पता चलता है, टेबल से क्या पता चलता है कि पीकेबी की वैल्यू के हिसाब से हमको मिलता है कि जो हमारा सेकेंडरी अमाइंस है R2NH, इट इज मोर बेसिक देन, या फिर हमें ऑर्डर मिलता है इस तरह कि NH3 इज लेस बेसिक देन प्राइमरी अमाइंस, which is less basic than secondary amine, and which is more basic than tertiary amine R3। तो ये ऑर्डर हमें मिलता है। एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पर जो सोलिबिलिटी है, ठीक है, तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। यानी उसमें स्ट्रक्चर जो रहता है उन स्ट्रक्चरल के ऊपर वो डिपेंड करती है। तो वहाँ पर दो इफेक्ट काम करते हैं। एक तो रहता है
इन्फ्लुएंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या फिर इंडक्टिव इफेक्ट बोलने से अच्छा पॉजिटिव आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा आता है उसमें इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन ऑफ H2 वाटर, सॉल्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम इस दोनों इफेक्ट को स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पीकेबी की वैल्यू अगर देखें हम टेबल्स के हिसाब से, तो टेबल के हिसाब से क्या होती है कि अमोनिया की पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम है प्राइमरी अमाइंस की, फिर उससे कम है सेकेंडरी अमाइंस की, और टर्शियरी अमाइंस की क्या है सबसे ज्यादा है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो अमोनिया है इसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे कम बेसिक है, फिर प्राइमरी अमाइंस सबसे ज्यादा बेसिक है, और इसमें जो मोस्ट बेसिक जो रहता है वो क्या रहता है, सेकेंडरी अमाइन जो रहता है वो मोस्ट बेसिक रहता है, और टर्शियरी अमाइन उससे कम। तो यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन जो रहता है वो क्या रहता है, सबसे ज्यादा बेसिक रहता है। हम इफेक्ट पढ़ेंगे कि प्लस आई इफेक्ट क्या रहता है और इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन क्या रहता है, इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन क्या रहता है। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन के बेसिस पे हम इसका क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम इसका पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी यानी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, तो ये प्लस आई इफेक्ट क्या रहता है, तो प्लस आई इफेक्ट इट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ऑफ द अल्किल ग्रुप, यानी जैसे जैसे अल्किल ग्रुप बढ़ेगा यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस RNH, या फिर हम किसको स्टेबलाइज स्ट्रक्चर यानी इसको स्टेबलाइज करने की बात करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड को जो हमने लास्ट इसमें देखा, जैसे RNH2 किसके साथ वाटर के साथ कंबाइन होता है और क्या फॉर्म करता है RNH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म होता है यहाँ पे। तो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या बोला हमने कि अगर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो अमाइंस क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा, यानी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर हम बात कर रही है प्राइमरी अमाइंस का कॉन्जुगेट एसिड है, फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी अमाइंस का कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पे H पॉजिटिव चार्ज, टर्शियरी अमाइन का कॉन्जुगेट बेस, ओके, ये टर्शियरी अमाइन का कॉन्जुगेट बेस, ये सेकेंडरी अमाइन का कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये एक अल्किल ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी स्टेबलाइज करने के लिए शिफ्ट करते हैं, डोनेट करते हैं। तो इस प्लस आई की वजह से ये थोड़ा स्टेबलाइज होता है। यहाँ पर दो अल्किल ग्रुप क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट प्राइमरी से ज्यादा रहेगा, और यहाँ पर तीन अल्किल ग्रुप जो है ये क्या कर रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या रहेगा प्लस आई इफेक्ट। तो हम प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी किसकी, कॉन्जुगेटेड एसिड की, कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी है वो क्या रहेगी, प्राइमरी की सबसे कम, उसके बाद सेकेंडरी की, और सबसे ज्यादा रहेगी टर्शियरी की। ठीक है, टर्शियरी अमाइंस की स्टेबिलिटी क्या रहेगी सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। बट ऑर्डर इसके है, ऑर्डर हमारा है कि प्राइमरी का कम स्टेबिलिटी है, सेकेंडरी का ज्यादा स्टेबिलिटी और टर्शियरी का उससे कम स्टेबिलिटी है। बट एक्सपेक्टेड क्या है, आई इफेक्ट पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइमरी का सबसे कम और टर्शियरी का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रहना चाहिए, और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो टर्शियरी का प्लस आई इफेक्ट के बेसिस के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए। बट एक्चुअली ऑब्जर्व जो रहता है वो ऑब्जर्व क्या रहता है कि सेकेंडरी इज द मोस्ट बेसिक, ओके, देन प्राइमरी एंड टर्शियरी, लेकिन इफेक्ट क्या होता है प्लस आई इफेक्ट के टर्शियरी सबसे ज्यादा बेसिक रहना चाहिए।
यानी यहाँ पर सिर्फ अकेला प्लस आई इफेक्ट काम नहीं करता है, अकेला प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर काम नहीं कर सकता है। तो इसके साथ दूसरा इफेक्ट कौन सा आता है? दूसरा इफेक्ट जो आता है वो आता है सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट यानी इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हम बात करते हैं यहाँ पे वाटर की, ठीक है। वाटर जो सॉल्वेंट है वो क्या करेगा प्राइमरी में? तो प्राइमरी में वाटर क्या करेगा? प्राइमरी में वाटर की बात करें तो RNH ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है तो इसके साथ वाटर एक बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर ज्यादा फॉर्म करेगा। इधर OH2, ठीक है, OHH और इधर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 या फिर हम इधर भी बोल सकते हैं ऑक्सीजन, इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो ये चारों तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा प्राइमरी में, या फिर हम इधर बोल सकते हैं कि सिर्फ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हमने बात की सेकेंडरी की तो RN पॉजिटिव चार्ज H और H, तो यहाँ पर OH H OH H इस तरह बॉन्डिंग रहेगी, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। और हम टर्शरी की अगर बात करें तो R N पॉजिटिव H कॉन्जुगेटेड एसिड की बात, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। तो सॉल्वेशन इफेक्ट यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है यहाँ पे? प्राइमरी में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेकेंडरी में उससे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और टर्शियरी में उससे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पे जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? यस, बढ़ती जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जाएगी। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बढ़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा रहनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू दिस प्राइमरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी और सेकेंडरी इज मोर बेसिक देन टर्शियरी, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन्स सेकेंडरी अमीन्स से ज्यादा बेसिक रहना चाहिए और सेकेंडरी अमीन टर्शियरी अमीन से ज्यादा बेसिक रहना चाहिए। तो इसका हम अगर कंबाइन इफेक्ट देखें, कंबाइन इफेक्ट, तो कंबाइन इफेक्ट क्या बोलता है? कंबाइन इफेक्ट क्या बोलता है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर टर्शियरी अमाइन, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। ऊपर ये प्लस आई इफेक्ट और नीचे क्या है? सॉल्वेशन, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या बोल रहा है? प्लस आई इफेक्ट बढ़ते जा रहा है। प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। और सॉल्वेशन इफेक्ट के वजह से यहाँ पे इधर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? इधर बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से टर्शियरी का बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा? बेसिक स्ट्रेंथ, टर्शियरी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहना चाहिए और सॉल्वेशन के हिसाब से बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो प्राइमरी का सबसे ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बोलता है टर्शियरी का ज्यादा रहना चाहिए और सॉल्वेशन को बोलता है प्राइमरी का। इस दोनों के बीच में फायदा हो रहा है किसका? सेकेंडरी अमाइंस का, क्योंकि दोनों के बीच में आता है। तो हम बोलते हैं कि सेकेंडरी जो अमाइंस है, सेकेंडरी अमाइंस है, ये क्या रहता है? मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक। सेकेंडरी अमाइन जो है मोस्ट बेसिक। तो ओवरऑल जो ऑर्डर आता है, ओवरऑल ऑर्डर जो आता है, हम अगर टेबल में देखें पीकेबी की वैल्यू के हिसाब से, तो ओवरऑल जो ऑर्डर आता है वो आता है कि प्राइमरी अमाइन RNH2, या फिर हम डायरेक्टली ऑर्डर लगाए
कि R2NH is more basic than RNH2 and which is more basic than R3N. Okay, so secondary amine is most basic. It is more basic than primary and which is more basic than tertiary. But in case of ethylamine जैसे C2H5 by 2NH, इसमें जो रहता है ये जो है ये सबसे ज़्यादा तो सेकेंडरी बेसिक ही रहेगा, लेकिन उसके बाद नंबर जो आता है ये C2H5 by 3N का आता है और लास्ट में जो आता है वो C2H5 NH2 आता है। तो ये कुछ ऑर्डर है, इसको आप थोड़ा लर्न करने की कोशिश करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो दिस इज द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉसा इफेक्ट एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। और अगर उसका कंबाइन इफेक्ट हम देखें तो सेकेंडरी अमाइन जो रहता है वो क्या रहता है, सबसे ज़्यादा बेसिक रहता है। ओके, वो सेकेंडरी अमाइन प्राइमरी अमाइन से भी बेसिक रहता है और टर्शियरी अमाइन से भी बेसिक रहता है। जैसे हम अगर प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से टर्शियरी सबसे ज़्यादा बेसिक है और लिस्ट बेसिक प्राइमरी अमाइन से, लेकिन सॉल्वेशन के हिसाब से प्राइमरी सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है ना? ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी एलिफेटिक अमाइंस की। ठीक है, एलिफेटिक अमाइंस की बात हो गई। अभी हम बात करेंगे एरोमेटिक अमाइंस की, यानी अरिल अमाइंस की। अरिल अमाइंस यानी एनिलीन। ओके, एनिलीन की बात करेंगे और एनिलीन का कॉन्जुगेटेड एसिड की बात करेंगे। ठीक है, एनिलीन और एनिलीन का कॉन्जुगेट एसिड। तो हमको पता है कि कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा क्या रहता है, स्टेबल रहता है, उतनी ज़्यादा उसकी क्या रहती है, बेसिक स्टेबिलिटी। तो एलिफेटिक में आपको ऑर्डर समझ में आया। एलिफेटिक अमाइंस में ऑर्डर क्या रहता है, NH3 जो है वो सबसे वीक ही रहेगा। ठीक है, फिर RNH2 की बात आती है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, अमोनिया सबसे ज़्यादा वीक, फिर R2NH ये सबसे यानी मोस्ट बेसिक रहता है सेकेंडरी, और टर्शियरी जो है वो R3N सबसे कम बेसिक रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये रहता है एलिफेटिक में। हम बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ अरिल अमाइंस। अरिल अमाइंस, ठीक है, तो अरिल अमाइंस में हम बात करेंगे एनिलीन की। एनिलीन की बात करेंगे। तो एनिलीन क्या करता है, एनिलीन का रिएक्शन अगर हमने वाटर के साथ कर दिया तो वो वही रिएक्शन होगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और यहाँ पे ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका लोन पे क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और एनिलीनियम NH3 पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेट एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस OH। ठीक है, तो अभी ये जो कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या रहेगी, बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। बट जो एनिलीनियम कटायन है, एनिलीनियम आयन है, ये क्या रहता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये फर्दर इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता है। तो हम एनिलीन और एनिलीनियम आयन की अगर कंपैरिजन करें, इसकी कंपैरिजन करें तो देखते हैं क्या होता है। तो एनिलीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर रहते हैं, ये रेजोनेंस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर नंबर 2, फर्स्ट, सेकंड,
फिर ये जो निगेटिव चार्ज है पूरी रिंग पर डीलोकलाइज होगा, यहाँ पर फिर से निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड तो डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ओके। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 3 हो गया। फिर से ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ये हमको मिल गया स्ट्रक्चर नंबर 4। इसमें क्या होता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 और पॉजिटिव चार्ज। फिर से इसका डीलोकलाइजेशन होगा, निगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड और लोन पेयर नाइट्रोजन अपना वापस ले लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एनिलीन तो मिलता है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा फर्स्ट के कंपेयर में जो फिफ्थ का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एनिलीन के कितने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, लेकिन जब हम एनिलीनियम आयन की बात करें NH3 positive, so this cannot undergoes resonance due to there is no electron pair available on nitrogen। नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर कोई भी क्या प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका हमें 2 ही स्ट्रक्चर मिलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो पाई बॉन्ड की पोजीशन एक्सचेंज करके मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 और 2, तो हम बोल सकते हैं कि एनिलीनियम में सिर्फ 2 स्ट्रक्चर मिलते हैं, यानी इसकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या है, कम है। किसके कंपेयर में, हम एनिलीन के कंपेयर में। तो हम इसका बेसिक स्ट्रेंथ बोलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी ज्यादा है, हाँ एनिलीन की जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसके कंपेयर में, एनिलीनियम आयन के कंपेयर में, NH3 के कंपेयर में, ठीक है ना। और इसका हम अगर इस एनिलीन की, ठीक है, एनिलीन जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है एनिलीनियम आयन के कंपेयर में, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसके लोन पेयर है डोनेट करने के लिए इजीली अवेलेबल नहीं रहते। दैट्स व्हाई इट इज अ वीक बेस, वेरी वीक बेस। इसका जो ये वीक बेस है, किससे ज्यादा वीक बेस है, ये अमोनिया से भी ज्यादा वीक बेस है, यानी अमोनिया भी इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन, ठीक है। तो अमोनिया जो है एनिलीन से क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है। और अगर हम ऑर्डर लगाए तो हम लगा सकते हैं कि ये ऑर्डर प्राइमरी फिर सेकेंडरी, ठीक है, या फिर टर्शियरी का सबसे कम हम ऑर्डर अगर दे तो सेकेंडरी इज मोस्ट बेसिक, ओके, देन प्राइमरी, देन टर्शियरी, देन अमोनिया, और अमोनिया के बाद क्या आता है, एनिलीन आता है। तो ये जो एरोमेटिक अमाइंस है, अरिल अमाइंस आर वीक बेसिक देन द एलिफेटिक corresponding aliphatic amines, okay। So this is all about the basic strength। okay, so this is all about the basic strength, okay। तो आप इसके ऊपर अच्छे से स्टडी करो, इसका टेबल जो दिया है pKb का वैल्यू का, उस pKb की वैल्यू से आप थोड़ा कंपैरिजन करो कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फिर प्लस का इफेक्ट, फिर सॉल्वेशन इफेक्ट और उसका कंबाइन इफेक्ट, इसका आप स्टडी करो, ठीक है। मैं इसके ऊपर आपको क्लास होने के बाद क्या इसके ऊपर हाँ असाइनमेंट दूंगा, वो उसको उस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करना है, गिवन पीरियड जो रहेगा उसके अंदर उसको आपको कंप्लीट करके असाइनमेंट सेक्शन में ही उसको अपलोड करना है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बेसिसिटी ऑफ अमाइन, ओके, ठीक।